रही क्लासेज। आज हिंदी का दूसरा अध्याय है और शुरुआत करते हैं हिंदी के दूसरे अध्याय में। तो मैंने कल जहाँ तक पढ़ा था तो पढ़ा था भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या है। और आज पढ़ते हैं हिंदी में दूसरा जो टॉपिक होगा हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हेडिंग रहेगी हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, पहले समझ लेते हैं आज कितना पढ़ना है, उसके बाद पढ़ते हैं हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण और इसके पढ़ेंगे आगे हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। ठीक, इसके बाद देखेंगे हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण कि हमारे संविधान में किस प्रकार से हिंदी को महत्व दिया गया। संवैधानिक दृष्टिकोण। इसके बाद जानेंगे कि व्याकरण क्या होती है और व्याकरण के क्या अंग होते हैं। पहले व्याकरण का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे व्याकरण के क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिंदी का उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई, संक्षिप्त में देखेंगे। फिर हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे कि हिंदी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण किस किन क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट हुआ है। और हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण मतलब कि जो हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो हिंदी का प्रारूप है वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्याकरण का और हिंदी व्याकरण का अर्थ समझेंगे, व्याकरण क्या क्या होता है, परिभाषा व्याकरण की, उसके बाद व्याकरण के क्या क्या अंग होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जगत जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। तो संस्कृत जो है, संस्कृत कौन सी है, सभी भाषाओं की जननी है। तो हिंदी भाषा की भी जननी क्या है, संस्कृत है। तो हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत। तो जब हमारे यहाँ पे हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय संस्कृत का प्रभुत्व था। हमारे देश में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो उसके बाद में धीरे धीरे उस वैदिक काल से आज के समय में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हम कहाँ से, हिंदी से कहाँ से, संस्कृत से कहाँ है, हिंदी में है। तो संस्कृत उस समय संस्कृत का जो बोलचाल थी तो उस समय संस्कृत भी दो टाइप में बटी हुई थी। एक संस्कृत थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक। लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत उसे बोलेंगे जो वैदिक। तो वैदिक संस्कृत वो थी जिसमें सभी हमारे वेद लिखे गए थे, वेद उपनिषद जिसमें लिखे गए थे वो कौन सी थी, वेद उपनिषद। और लौकिक उपनिषद थी जो आम बोलचाल में लोग वहां के यूज करते थे कि जो भाषा, लेकिन वो भी क्या थी, वो भी संस्कृत थी। और ये भी क्या थी, ये भी संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में जितने भी हमारे वेद थे वो लिखे गए थे। और लौकिक संस्कृत वो थी
जिसका प्रयोग लोग करते थे आम बोलचाल की भाषा में। ये कठिन थी और ये थोड़ी सरल थी, तो इसका विकास धीरे धीरे नहीं हो पाया। ये एक जगह पे स्थित हो गई, वहीं पे वेद बन सकता है, लेकिन लौकिक संस्कृत का धीरे धीरे हो। तो लौकिक संस्कृत में भी हमारे यहाँ पे लिखे गए पुराण, जैसे लिखा गया है महाभारत। महाभारत दूसरा लिखी गई रामायण। ये दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में, रामचरितमानस हिंदी में, लेकिन रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, वो क्या संस्कृत में है, और महाभारत वेदव्यास द्वारा है। तो ये कौन सी भाषा में? ये दोनों संस्कृत भाषा में। इसके बाद में इस भाषा का आगे प्रचलन कम हुआ, इस भाषा का धीरे धीरे उदय बढ़ता रहा। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जो लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत के बाद लौकिक के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद लौकिक संस्कृत के बाद इसके बाद प्राकृत भाषा है। इसके बाद अपभ्रंश भाषा है। और अपभ्रंश का एक रूप है, उसे बोलते हैं सौरसेनी। सौरसेनी, इसी से हिंदी का उदय हुआ। सौरसेनी से हिंदी का उदय हुआ। तो हिंदी जो है पहले लौकिक संस्कृत है, तो लौकिक संस्कृत से पाली भाषा हुई। तो पाली भाषा किस समय बोली जाती थी? पाली भाषा बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन ज्यादा था, तो जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में। उसके बाद जो प्राकृत भाषा है, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो भी किसमें लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। इसके बाद अपभ्रंश भाषा ही धीरे धीरे, ये संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा रूप आया, फिर थोड़ा बिगड़ा रूप, थोड़ा अपभ्रंश। अपभ्रंश है सौरसेनी है, एक ये अपभ्रंश भाषा है। तो अपभ्रंश के भी कई रूप होते हैं, तो उसमें एक सौरसेनी है। सौरसेनी से हिंदी का उदय हुआ। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, हिंदी, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी का उदय किससे हुआ? तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन कौन सा है। ये सौरसेनी दे रखा है तो सौरसेनी से हो जाएगा, अपभ्रंश दे रखा है तो अपभ्रंश हो जाएगा, संस्कृत दे रखा है, संस्कृत दे रखा है। ऑप्शन इसमें से एक ही मैच करेगा, सभी नहीं होंगे। तो यहां से हमने सीखा कि हिंदी भाषा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी कहां से स्टार्ट हुई थी? हिंदी संस्कृत से स्टार्ट हुई थी। संस्कृत को दो पार्टों में बांटा गया था, एक थी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन उसमें भी ग्रंथ लिखे गए थे। एक ग्रंथ था रामायण, दूसरा था महाभारत। तो रामायण महाभारत के बाद में लौकिक संस्कृत बढ़ते बढ़ते पाली भाषा में आई। पाली भाषा के समय में बौद्ध धर्म था, तब पाली भाषा का प्रचलन था। तो पाली भाषा में भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे, उसे त्रिपिटक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक, तीन ग्रंथ थे उसे त्रिपिटक बोलते हैं। और जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे उसे क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। तो ये पूछा जाए कि त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में। आगम किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में।
बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रचलन था? बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रचलन था। जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रचलन था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं जीके में, त्रिपिटक किस भाग कौन से धर्म है, कौन सी भाषा है, क्या सूत्र है। अब यहाँ तक मैंने सीखा कि हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। अब आगे देखेंगे हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण, तो हिंदी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, भारत के मध्य भारत में, जो मध्य भारत है इसमें हिंदी भाषा का प्रचलन है। तो मध्य भारत में हिंदी का प्रचलन है, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो इसी प्रकार से दिल्ली है, और एक है केंद्र शासित प्रदेश, दो हैं, एक दिल्ली है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रचलन कौन से, तो मध्य भारत में यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और दो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली। तो दो ऐसे प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें हिंदी भाषा का प्रचलन है। तो बस इसके आगे देखते हैं, ये भौगोलिक दृष्टिकोण था। अब हम देखते हैं कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण में भाषा का प्रचलन क्या क्या है। जैसे एक ये क्वेश्चन आता है कि बोली किसे कहते हैं, दूसरा भाषा किसे कहते हैं, तीसरा मातृभाषा किसे कहते हैं, चौथा होता राजभाषा किसे कहते हैं, और पांचवा है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो ये पांचों चीजें, जैसे बोली किसे कहते हैं, और बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं, विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, जैसे कहा जाए जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही तो बोली है। तो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, जो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है वही बोली है। लेकिन बोली की जो डेफिनेशन है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम को बोली कहते हैं, यही डेफिनेशन भाषा की है। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को बोली भी कहते हैं, और विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर भी है। बोली एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। जैसे क्या होता है कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में भी कई बोली होती हैं, जैसे अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया। तो ये जो है ये बोली होती है अवधी भाषा, लेकिन हिंदी का ही रूप है, जो हिंदी हो गई, हिंदी का दायरा बड़ा होगा, तो बोली का दायरा छोटा होगा। मातृभाषा वो होती है जब बच्चा माँ से सीखता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बच्चा माँ से सीखता है, कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश। राजभाषा उसे कहते हैं
जो संवैधानिक कामकाज में यूज की जाती है, जैसे संवैधानिक कामकाज में यूज की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो जिसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है, तो ये चारों चीजों में राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, राजभाषा हमारी हिंदी है। और इसका संविधान में भी उल्लेख है। संवैधानिक कामकाज भी हिंदी, जितने भी हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है, सभी का कामकाज हिंदी, और जितनी 22 भाषाएं हैं सब में प्रयोग होता है। और हमारी राष्ट्रभाषा कोई सी नहीं है और राजभाषा हिंदी है। बस आज यहीं तक।